मनीषा आज बहुत ही ज्यादा खुश थी। आज बहुत समय के बाद वह अपने पति विक्की और अपनी बेटी गौरी के साथ बाहर डिनर पर जा रही थी। वह सुबह से ही शाम का इंतजार कर रही थी कि शाम को विक्की ऑफिस से आया और फिर वो तीनों तैयार होकर डिनर के लिए बाहर चले गए। खाने का ऑर्डर दिया और जैसे ही सूप आया तो गौरी ने सूप पीने के लिए चम्मच उठाकर बाउल में डाला कि हाथ के दबाव से चम्मच उसकी प्लेट से छिटककर सूप उसके कपड़ों पर गिर गया और पूरे कपड़ों पर फैल गया। अब यह देखते ही विक्की को गुस्सा आ गया और उसने तुरंत गौरी को डांटते हुए कहा कि गौरी, तुम्हें कब अकल आएगी? अरे 8 साल की हो गई हो तुम। कितनी बार तुम्हें समझाया है कि प्लेट को संभाल कर पकड़ा करो, लेकिन तुम्हें तो समझ ही नहीं आता। आखिर अपनी मम्मी के गंवारपन के गुण तो तुम में आएंगे ही ना। दोनों की दोनों माँ बेटी गंवार हो, एक नंबर की गंवार। कहीं भी ले जाने के लायक नहीं हो तुम दोनों। यह सुनते ही मनीषा गुस्से में बोली, अरे वो अभी बच्ची है, यदि प्लेट से सूप गिर भी गया तो कौन सी बड़ी आफत आ गई? कौन सा पहाड़ टूट गया इसमें? क्या तुमसे कभी कोई गलती नहीं होती? और इसमें गंवारपन वाली कौन सी बात है? परंतु तुम्हें मुझे नीचा दिखाने का कोई ना कोई बहाना चाहिए। बस तुम्हें बीच में बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है मनीषा। गौरी को टेबल मैनर्स आना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि मेरी बच्ची में तुम्हारे गंवारपन वाले गुण आए। मैं जो चाहूंगा इसे सीखना पड़ेगा, समझी तुम? मनीषा ने भी तैस में आकर विक्की की बात काटते हुए कहा कि मैं और मेरी बेटी तुम्हारे हाथ की कठपुतली नहीं है कि हमें जिस तरह तुम चाहो नचा लो। और फिर कभी तुमने सोचा है कि इतनी सख्ती करने का इस नन्ही सी जान पर क्या असर होगा? वो तुमसे दूर भागने लगेगी, समझे? मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी मनीषा। तुमसे तो बहस करना भी बेकार है। यह कहते हुए विक्की चम्मच प्लेट में पटक कर बड़बड़ाता हुआ रेस्टोरेंट से बाहर निकल गया और गाड़ी स्टार्ट करके घर लौट गया। मनीषा की नजर नन्ही सी गौरी पर पड़ी। वह बेचारी चम्मच को हाथ में पकड़े उन दोनों की बातें मूक दर्शक बनकर सुन रही थी। उसका चेहरा बुझ गया था। उसके हाव भाव से लग रहा था कि जैसे वह बहुत दुखी और आहत है कि उससे ऐसी गलती हुई जिसकी वजह से हमारा आपस में झगड़ा हुआ। मनीषा ने गौरी का फ्रॉक नैपकिन से साफ किया और फिर कहा, अरे बेटा कोई बात नहीं, गलती तो किसी से भी हो सकती है। चलो तुम अपना खाना खा लो। नहीं मम्मी, मुझे भूख नहीं, अब मैंने खा लिया। यह कहते हुए गौरी टेबल से उठ गई। मनीषा जानती थी कि अब वह खाना नहीं खाएगी। बेचारी सुबह कितनी खुश थी जब से पता चला था कि आज बाहर डिनर पर जाएंगे। यह सोचकर मनीषा का मन रो उठा कि वह कुछ भी विक्की को नहीं कह पाती, इसलिए बात इतनी नहीं बढ़ती। अगर हर बार चुप रहकर सब कुछ सह लेती है, मगर वह क्या करे और कब तक बर्दाश्त करे? मनीषा को नीचा दिखाने के लिए बात बात में गौरी को उसका उदाहरण देकर कि अपनी माँ की तरह मत बन जाना, विक्की उसे समय समय पर डांटता रहता है। मनीषा का गुस्सा गौरी पर निकालने की उसकी आदत बनती जा रही थी। दोनों माँ बेटी कैब बुक करके घर आए तो देखा विक्की दरवाजा बंद करके अपने कमरे में था। वे दोनों भी चुपचाप आकर सो गई, लेकिन मनीषा का मन इतना अशांत था कि उसके कारण उसकी आंखों में नींद आने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसने बगल में लेटी हुई नन्ही सी जान बेचारी गौरी को भरपूर दृष्टि से देखा। कितनी मासूम लग रही थी वह। आखिर उस बेचारी की क्या गलती थी कि वह हम दोनों के झगड़े में पीछे जा रही है? वह खुश नहीं है। मनीषा बिस्तर में लेटे लेटे सोचने लगी कि शादी होते ही विक्की का बिगड़ैल व्यवहार मुझे खलने लगा था। मुझे हैरानी होती थी यह देखकर कि शादी से पहले प्रेमी विक्की के व्यवहार में पति बनते ही कितना बड़ा अंतर आ गया। वह मेरे हर काम में मीन मेक निकालकर ये जताना कभी नहीं चूकता
कि मैं छोटे शहर में पली बढ़ी हूँ। यहाँ तक कि वह किसी और की उपस्थिति का भी ध्यान नहीं रखता था। वह मुझे हर बात पर बस नीचा ही दिखाता रहता था। मैं सब काम बस उसी के पसंद से करूं, एक कठपुतली बन जाऊं, लेकिन यह संभव नहीं था। इससे पहले कि मैं विक्की को अच्छी तरह समझूं, गौरी मेरे गर्भ में आ गई। उसके बाद तो मेरा पूरा ध्यान आने वाले बच्चे की अगवानी की तैयारी में लग गया था। मैंने सोचा कि चलो बच्चा होने के बाद शायद विक्की का व्यवहार बदल जाएगा और वो सुधर जाएगा। मैं उसके आने से इतनी व्यस्त हो गई कि अपने मान सम्मान पर ध्यान देने का मुझे वक्त ही नहीं मिला। वैसे गौरी की सुख सुविधा में वह कभी कोई कमी नहीं छोड़ता था। बहुत प्यार करता था वो अपनी बच्ची से। समय रेत की तरह फिसलता गया और गौरी 3 साल की हो गई। इन 3 सालों में मेरे प्रति विक्की के व्यवहार में रत्ती भर भी परिवर्तन नहीं आया और ऊपर से गौरी की परवरिश में मेरी कमी निकालकर वह मुझे नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। धीरे धीरे विक्की गौरी को अपना हथियार बनाने लगा कि वह भी मेरी आदतें सीख रही है, जो कि मेरे लिए असहनीय होने लगा था। अब इस प्रकार का विवाद रोज का ही एक हिस्सा बन गया था और जो बढ़ता ही जा रहा था। मैं नहीं चाहती थी कि वो हमारे झगड़े के दलदल में अपनी बच्ची गौरी को भी घसीटे। बेचारी गौरी तो सहमी हुई मूक दर्शक बनी रहती थी और आज तो हद हो गई थी। वास्तविकता तो यह है कि विक्की को इस बात का बड़ा ही घमंड है कि वो इतने पैसे कमाता है और उसने सारी सुख सुविधाएं हमें दे रखी है और वह पैसे से सारे रिश्ते खरीद सकता है। लेकिन यह सच नहीं है। इन सब बातों का असर गौरी के दिमाग पर भी हो रहा था। एक स्त्री को हर अवस्था में पुरुष का सुरक्षा कवच चाहिए होता है, फिर चाहे वह सुरक्षा कवच स्त्री के लिए सोने के पिंजरे में कैद होने के समान ही क्यों न हो। इस कैद में रहकर स्त्री बाहरी दुनिया से तो सुरक्षित हो जाती है, लेकिन इस पिंजरे के अंदर की यातनाएं भी उसके लिए कम नहीं होती। पिछली पीढ़ी में स्त्रियां आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं होती थी, इसलिए बेचारी असहाय होने के कारण पति द्वारा दी गई यातनाओं को मन मार मार कर सहर्ष स्वीकार कर लिया करती थी। उन्हें बचपन से ये घुट्टी पिला दी जाती थी कि उनके लिए शादी करना बेहद आवश्यक है और पति के साथ रहकर ही वे अपना सामाजिक जीवन और सामाजिक मान्यता प्राप्त कर सकती हैं। पति के बिना उनका कोई भी वजूद ही नहीं है। मगर अब महिलाएं भी आत्मनिर्भर होने के साथ साथ अपने अधिकारों के लिए जागरूक हो गई हैं। वह अब अपने हक के लिए लड़ना जानती है। फिर भी कितनी महिलाएं हैं जो पुरुष के बिना रहने का निर्णय ले पा रही हैं। लेकिन मैं यह निर्णय लेकर समाज की सोच को झुठला कर रहूंगी। तलाक लेकर नहीं, बल्कि उसके साथ रहकर। तलाक ही हर दुखद वैवाहिक रिश्ते का अंत नहीं होता। आखिर यह मेरा भी तो घर है, मेरी बच्ची का भी है, जिसे मैंने तन मन और धन से संवारा है। इसे छोड़कर मैं क्यों जाऊं? लड़कियों की शादी हो जाती है तो उनका अपने मायके पर अधिकार नहीं रहता। शादी के बाद पति से अलग रहने की सोचे तो वो ही उस घर को छोड़कर जाती हैं। फिर उनका अपना घर कौन सा है जिस पर वे अपना पूरा अधिकार जता सकें? अधिकार मांगने से नहीं मिलता, बल्कि उसे छीनना पड़ता है। उसने मन ही मन एक निर्णय लिया और फिर बेफिक्र होकर सो गई। सुबह उठी तो मनीषा का मन बड़ा ही बेचैन हो रहा था। विक्की अभी भी सामान्य नहीं था, गुस्से में लग रहा था। वह ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था तो मनीषा ने टेबल पर चाय नाश्ता लगाया। लेकिन मैं ऑफिस में नाश्ता कर लूंगा, यह बड़बड़ाते हुए ऑफिस चला गया। मनीषा ने भी उसकी बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और अपने काम में लग गई। कुछ समय बाद गौरी आकर मनीषा से लिपट गई और बोली, मम्मी, पापा को इतना गुस्सा क्यों आता है? मुझसे थोड़ा सा सूप ही तो गिरा था ना, आपको याद है? उनसे भी एक बार एक दिन चाय का कप लुढ़क गया था और आपने उनसे कहा था कि कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है, और फिर तुरंत आपने कपड़ा लाकर सफाई कर दी थी।
मेरी गलती पर पापा ऐसा क्यों नहीं कहते? मुझे पापा बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते मम्मी। वो हमेशा मुझ पर चिल्लाते ही रहते हैं। जब वे ऑफिस चले जाते हैं तो देखो तब घर में कितना अच्छा लगता है। सब ठीक हो जाएगा बेटा, तू परेशान मत हो, मैं हूं ना तेरे पास। यह कहकर मनीषा ने उसे अपने गले से लगा लिया और सोचने लगी कि इतनी प्यारी बच्ची पर कोई भला कैसे गुस्सा कर सकता है। यह विक्की के व्यवहार का कितना अवलोकन करती है और इसके कोमल मन पर उसका कितना नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। विक्की और मनीषा में बोलचाल बंद रही। बस कभी कभी वह औपचारिकतावश गौरी से कहीं जाने के लिए पूछता तो वह यह देखकर कि मुझसे बात नहीं करता है, उसे साफ साफ मना कर देती थी। वह ये सोचता था कि कोई प्रलोभन देकर वह गौरी को अपने पक्ष में कर लेगा, लेकिन वह सफल नहीं हुआ। विक्की की बेरुखी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। मनमानी भी धीरे धीरे बढ़ रही थी। अधिकतर घर का खाना छोड़कर बाहर खाने चले जाता। मनीषा भी उसके व्यवहार को अनदेखा करके गौरी के साथ खुश रहती। ये स्थिति करीब 10-12 दिनों तक चलती रही। एक दिन मनीषा गौरी के साथ कहीं बाहर से लौटी तो देखा कि विक्की ऑफिस से जल्दी आ गया और घर में सोफे पर बैठा हुआ था। मनीषा को देखते ही गुस्से में बोला, क्या बात है, आजकल कहाँ जाती हो? बताने की भी जरूरत नहीं समझती हो तुम? तो उसकी बात बीच में ही काटकर मनीषा ने कहा, तुम बताते हो कि तुम कहाँ जाते हो? मेरी बात और है, समझी तुम? अच्छा, क्यों? तुम्हें गुलछर्रे उड़ाने की इजाजत है क्योंकि तुम पुरुष हो, मुझे नहीं क्योंकि मैं एक औरत हूं। गुलछर्रे उड़ाने वाली बात सुनकर वह थोड़ा धीरे से मनीषा की बात को काटते हुए बोला, आखिर तुम्हें तकलीफ क्या है? तुम्हें किस चीज की कमी है? आखिर हर सुख घर में मौजूद है, पैसे की कोई कमी नहीं है, जो तुम चाहे वो कर सकती हो। उसकी इस बात पर मनीषा बोली कि तुम्हें क्या लगता है विक्की कि इन सुखों के लिए ही एक औरत अपने मायके के रिश्तों को शादी के फेरे लेते समय ही हवन कुंड में झोंक देती है और बदले में क्या पुरुष उसके शरीर पर अपना हक समझकर जब चाहे नोच घसोट कर अपनी मर्दानगी दिखाता है? औरत भी हाड़ मांस की बनी होती है, उसके पास भी एक दिल होता है, उसका भी स्वाभिमान होता है। वह अपने पति से आर्थिक सुरक्षा के साथ साथ मानसिक और सामाजिक सुरक्षा की भी अपेक्षा करती है। समझे तुम? तुम्हारे घर वाले तुम्हारे सामने मुझे कितना भी नीचा दिखा लें, लेकिन तुम्हारी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। मूक दर्शक बने खड़े होकर देखते रहते हो और उल्टा स्वयं हर समय मुझे ही नीचा दिखाकर मेरे मन को कितना आहत करते हो, यह कभी सोचा है तुमने? ठीक है, तो तुम यहाँ खुश नहीं हो ना, तो अपने मायके जाकर रहो, लेकिन गौरी तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। वह मेरी बेटी है, उसकी परवरिश में मैं कोई कमी नहीं रहने दूंगा। मैं उसका पालन पोषण अपने तरीके से करूंगा। मैं नहीं चाहता कि वो तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारे जैसी बने। विक्की के पास जवाब देने को कुछ नहीं बचा था, इसलिए अधिकतर पुरुषों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला अंतिम हथियार का इस्तेमाल करते हुए वह चिल्लाकर बोला। तभी मनीषा बोली, चिल्लाओ मत विक्की, चिल्लाना मुझे भी आता है और सिर्फ पैदा करने से ही तुम गौरी के पिता बनने के अधिकारी नहीं हो सकते। वह तुम्हारे व्यवहार से आहत होती है, दुखी होती है। आजकल के बच्चे हमारे जमाने के बच्चे नहीं हैं कि उन पर अपने विचारों को थोपा जाए। हम उनको उस तरह नहीं पाल सकते जैसे हमें पाला पोसा गया है। इनके पैदा होने तक समय बहुत बदल गया है। मैं गौरी के लिए वो सब करूंगी जिससे कि वो अपने निर्णय खुद ले सके। और मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम्हारी संपत्ति पर मेरा भी हक है। यह घर मेरा भी है। जाना है तो तुम जाओ यहाँ से, मैं क्यों जाऊं? इस घर पर जितना तुम्हारा अधिकार है उतना ही मेरा भी अधिकार है। समाज के सामने तुमने मुझसे शादी की है। मैं तुम्हारी रखेल नहीं हूं, बल्कि तुम्हारी पत्नी हूं। जमाना बदल गया है, लेकिन तुम पुरुषों की महिलाओं के प्रति सोच नहीं बदली। सारी वर्जनाएं और सारे कर्तव्य स्त्रियों के लिए ही क्यों? उनकी इच्छाओं और आकांक्षाओं का तुम पुरुषों की नजरों में कोई मूल्य नहीं है। उनके वजूद का किसी को एहसास तक भी नहीं होता। लेकिन स्त्रियां भी क्यों उर्मिला की तरह अपने पति के निर्णय को ही अपनी नियत समझकर स्वीकार कर लेती हैं?
क्यों अपने सपनों का गला घोटकर पुरुषों के दिखाए मार्ग पर आंख मूंद कर चल देती है? क्यों अपने जीवन के निर्णय खुद नहीं ले पाती हैं? क्यों औरों के सुखों के लिए अपना बलिदान कर देती है? अभी तक मैंने भी यही किया था, लेकिन मैं अब ऐसा नहीं करूंगी। समझे विक्की तुम? मैं इसी घर में स्वतंत्र होकर अपनी इच्छा के अनुसार रहूंगी और देखती हूं कि कौन मुझे यहां से निकाल पाता है। विक्की पहली बार मनीषा को इस तरीके से बोलते हुए देखकर भौचक्का रह गया। वह चुप रहा। इसके बाद पर्दे के पीछे खड़ी गौरी, जो कि उनकी सारी बातें सुन रही थी, बाहर निकलकर रोते हुए बोल पड़ी कि पापा, मैं आपके पास बिल्कुल नहीं रहूंगी। आप मुझे प्यार नहीं करते, आप गंदे पापा हो, हमेशा मुझे डांटते रहते हो। मैं मम्मी के साथ रहूंगी। मम्मी बहुत अच्छी है, मुझे बहुत प्यार करती है और उनकी तरह ही मैं बनना चाहती हूँ। आई हेट यू पापा। मनीषा ने देखा कि विक्की पहली बार चेहरे पर हारे हुए खिलाड़ी के भाव लेकर मूक दर्शक बना रह गया। कुछ दिनों के बाद विक्की ने अपना व्यवहार बदल लिया। यह बात उसके लिए एक झटका साबित हुई। अब वह समझ गया था कि इस तरह से तो वह अपनी बेटी से भी दूर हो जाएगा और फिर धीरे धीरे उसके व्यवहार में बहुत बदलाव आ गया। अब उसमें बहुत सुधार आ गया। अब वह अपनी पत्नी मनीषा और बेटी गौरी दोनों से बेहद प्यार करने लगा था। तो साथियों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी? आपको इस कहानी से क्या प्रेरणा और सीख मिलती है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए साथियों, मिलेंगे फिर और किसी दमदार और मोटिवेशनल कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।